नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। सियासत का प्लेग्राउंड कहा जाने वाला बिहार और बिहार से अलग होकर साल 2000 में बना राज्य झारखंड। 2024 चुनाव से पहले ये दोनों ही राज्य देश की राजनीति का एपी सेंटर बनकर उभरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का साथ छोड़ा, एनडीए का दामन थामा और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अगले ही दिन क्या हुआ? लालू यादव को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पटना पेश होना पड़ा। मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का था। पटना के जोनल ईडी दफ्तर में लालू यादव से 9 घंटे लंबी पूछताछ की गई। तस्वीरें आपके सामने कल की हैं और उसके बाद आज बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम और लालू यादव के बेटे यानी कि तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। सुबह 11:30 बजे पूछताछ शुरू हो चुकी थी। अब नजर उसके बाद बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि झारखंड पर भी है, जहां पर आज दिन भर सियासी हलचल तेज हुई। मामला जमीन और अवैध खनन घोटाले में ईडी की जांच का है। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी का छापा पड़ा। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन यहां पर मौजूद नहीं थे और मौके से 36 लाख कैश और एक बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया गया। वहीं 40 घंटे के बाद झारखंड के सीएम रांची में प्रकट हो जाते हैं और ये कहते हैं, मैं आ गया। आते ही उन्होंने महागठबंधन के विधायकों की एक बड़ी बैठक बुला ली और इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही हैं। जाहिर है कि तस्वीरें राजनीति में बहुत कुछ बयां करती हैं। ऐसे में आज दहाड़ में जिन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वो सवाल आपके सामने रख देती हूं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर हेमंत सोरेन निर्दोष हैं तो 10 समन के बाद भी ईडी का सामना वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हेमंत सोरेन निर्दोष हैं तो ईडी से 40 घंटे तक भागते क्यों रहे? क्या झारखंड में कोई बड़ा सियासी उलटफेर और उसकी तैयारी चल रही है? राजनीतिक बयानबाजी की जगह लालू परिवार आरोपों पर सफाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या विपक्षी पार्टियां 2024 से पहले सिंपैथी कार्ड खेलना चाहती हैं? और क्या 2024 के चुनाव को जांच एजेंसीज वर्सेस विपक्ष करने की एक बार फिर से कोशिश नजर आने लगी है? हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी जांच को लेकर बीजेपी है जो लगातार तंज कस रही है। महागठबंधन के तमाम दल हेमंत सोरेन का बचाव कर रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या इस पर आई, वो आपको सुनवा देते हैं। So work what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार हम लोगों से अनौपचारिक तरीके से वो मिलती है। आज एक विशेष परिस्थिति थी तो अर्धांगिनी का आना तो स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। एक संकट है और जो पार्टियां उनको साथ दे रही है उनके लिए भी एक सोचनीय विषय है। हमेशा वो कहते रहे, आपको ध्यान हो कि जब भी ईडी का सम्मान आता था तो ईडी के सम्मान में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई गलती की होगी ना आपने। देखिए, ईडी आईटी सीबीआई जांच एजेंसियों से लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाइयों से है। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी तेजस्वी जी के नारों से। इनका हिसाब किताब होगा 2-3 महीने की। मेहमान है ये सरकार और सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन अगर जांच एजेंसियों का यही रवैया रहा तो कल को यही जांच एजेंसियां उनके घर पे दरवाजे में भी जा करके उनको इस तरह परेशान करेंगे। देखिए, बीजेपी पर यह गलत आरोप है। कल श्रीमान लालू जी से पूछताछ ईडी की, आज तेजस्वी जी से हो रहा है। तो ईडी कहाँ जाती है? जहां भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहां ताक पे रख दिया जाता है, और इन लोगों ने ऐसा किया है। और बीजेपी पर जो आरोप लगाते हैं गलत है। जब लालू जी जेल गए तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी।
गुजराल जी की सरकार थी, फिर देवगौड़ा जी की सरकार हुई। इस तरह से कांग्रेस, गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार में ही यह सारी प्रक्रिया पूरी हुई, एफआईआर होने से जेल जाने तक। तो बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? उनका आरोप बिल्कुल गलत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी पूछताछ हो रही है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और केवल यही नहीं, अभी यात्रा जब प्रवेश करने वाली है झारखंड में, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ भी यही रवैया अपनाया जा रहा है, उनके साथ भी। तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी खौफ में है। देखिए, निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो संबंधित जांच एजेंसी जांच करेगी। अब जांच को फेस करना चाहिए, भागने से तो काम नहीं चलना है किसी का, जांच को फेस करना चाहिए। शुरुआत करती हूं संजीव कौशिक जी आप ही के साथ। मुझे ये बताइए कि झारखंड की कौन सी पिक्चर आपको आपके लेंस से नजर आती है? घटनाक्रम क्या है, आगे होने क्या वाला है, परिस्थितियां कैसी बन रही है? देखिए पूर्णिमा, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए, या यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए जेल की सलाखें ही जगह होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है, या भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है? साफ दिखाई देता है बिहार से लेकर झारखंड तक। कल तक बिहार में जो सरकार थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री होते थे, जो पार्टी वहाँ सत्ता में थी, उसके जाने के एक दिन थोड़ा सा धैर्य तो रख लेते, कम से कम ये मैसेज तो नहीं कम से कम लोगों के बीच में जाता कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, इतना तो धैर्य रख लेते, कम से कम पूछताछ करते तो। और सीधे जहां लालू प्रसाद यादव, इतने वयोवृद्ध आदमी, इतने अस्वस्थ आदमी जिनको नहीं बख्शा जा रहा है, उनके बेटे को आज बुलाया गया, पूछताछ आप कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आप इलेक्शन के समय लगातार इस तरह की कार्रवाई करके विपक्षी पार्टियों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि यदि वो दिल्ली, झारखंड के मुख्यमंत्री आए थे, गुमशुदा, तलाशुदा, खोजा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, वो फरार है, तमाम तरह की बातें करनी शुरू हो गई, जबकि वो लगातार उनके तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि नहीं, पत्राचार हो रही है, मेल किया जा रहा है, बातचीत हो रही है कि 31 तारीख को समय दिया गया है। उसके बावजूद इस तरह का भ्रम फैलाना, सीएम भाग जाता है कहीं, ऐसा होता है क्या? भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या कि सीएम गायब हो जाए और भागने लगे, उसके पीछे ईडी दौड़ के खोजने लगे उसको? नहीं तो आपको 40 घंटे नदारद नजर नहीं आए? आपको लगा वो जहां होना चाहिए उनको वहीं थे? मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने यदि वक्त दे दिया है, तो ये कहना कि वो गायब हो गए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया है। कौशिक साहब, 10 समन ईडी की तरफ से दे दिए गए। 10 समन में वो बार बार तारीख देते रह गए और हर समन के बाद उन्होंने तारीख दी कि मैं इस तारीख को मिलूंगा, लेकिन फिर उसके बाद अगला समन, लगातार समन पे समन, 10 समन देने के बावजूद उनका सामने पेश ना होना, ये सवाल क्या खड़े नहीं करेगा? वो ईडी का समन नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का समन था। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो कोई भी पार्टी खड़े होगी, पेपर दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए कि बीजेपी का समन था, दिखाइए दस्तावेज। मैं वही तो कह रहा हूं, दस्तावेज दिखाइए ना सरकार। भारतीय जनता पार्टी में अंतर है क्या? दीपक झा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या आप कन्विक्शन लेट निकाल के देखिए? दीपक झा जी, इतनी देर तक 10 समन देने के बावजूद ईडी का सामना ना करना, 40 घंटे तक हेमंत सोरेन का अता पता नहीं होना, अगर निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आते ईडी के? आए, पेश हो, क्यों लालू प्रसाद यादव से पूछताछ नहीं हुई? आज तेजस्वी यादव से दीपक झा पूछताछ नहीं हो रही? कन्विक्शन रेट के बारे में बात कर लीजिए ना, शीशे के जैसे सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, दीपक जी को जवाब देने दीजिए। बताइए दीपक जी। जी, सवाल देखिए बहुत सीधी सी बात है पूर्णिमा जी। आज के हालात में जो है ना, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं। बात यह है कि सवाल किससे हो रहा है, सवाल कौन कर रहा है, बात यह है। आज चुनाव आयोग खतरे में है, ईडी खतरे में है, सीबीआई खतरे में है, जुडिशरी भी खतरे में है, लगभग लोकतंत्र खतरे में है। तो बात यह है कि भाजपा, आज आपने एक ताजा उदाहरण देखिए, बहुत ताजा उदाहरण, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है, 8 पार्षदों को आप अयोग्य करार दे जाते हैं। दीपक झा जी, वो अलग विषय, लेकिन आपने कहा कि ईडी का मिसयूज नहीं। सर, आज झारखंड पे चर्चा कर रहे हैं ना, बिहार पे चर्चा कर रहे हैं, तो सेंट्रिक ले लेते। आपने कहा कि ईडी खतरे में, आपने कहा सीबीआई खतरे में, आपने कहा जुडिशरी खतरे में, आपने कहा लोकतंत्र खतरे में। इन सब ने फोन करके दीपक झा को बताया हम खतरे में हैं? बिल्कुल, देश का हर बच्चा समझता है और हर बच्चे को फोन आता है। देश की भारत माँ कराती है, भारत माँ कहती है कि मैं खतरे में हूँ, मुझको बचाओ। और हम एक नागरिक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप मीडिया में है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और इसका ताजा उदाहरण मैंने कहा, 8 पार्षदों को आपने अयोग्य करार दे के
भाजपा किस तरीके से अपना मेयर चुनती है, इसका बहुत लेटेस्ट उदाहरण है। क्या पार्षदों को वोट डालना नहीं आता? क्या पार्षद अपनी वोटिंग करना नहीं जानते? क्या ये कैसे हो गया? देश पूछता है पूर्णिमा जी, इसलिए हमने कहा मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मुझे झारखंड के सवाल पर जवाब दीजिए ना सरकार। बिल्कुल, अब झारखंड पे आते हैं। देश के एक राज्य का एक मुख्यमंत्री गायब हो जाता है और सारी की सारी तंत्र व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? इस देश को आप बताइए। जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, सरकार से भी पूछना पड़ेगा। नहीं क्यों सर? मैं सरकार से पूछ लेती हूँ, आपका वही सवाल सरकार से पूछ लेती हूँ। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, अपने राजनीतिक चश्मे से, अपने उस राजनीतिक लेंस से बीजेपी झारखंड में हो रहे घटनाक्रम से कौन सा फायदा खोज बैठी है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो इंडी गठबंधन के दो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। दीपक जी कांग्रेस से हैं और संजीव जी थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ रुख रखते हैं। एक ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री गायब हो जाए, इतने घंटों तक मिले नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वहीं कांग्रेस पूछ रही है ऐसा कैसे हो गया, मुख्यमंत्री गायब हो गया, सरकार कुछ कर नहीं पाई। पहले तो उनको तय कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री गायब हुए थे नहीं हुए थे। चलिए इस बात को छोड़िए, आपको तय करना पड़ेगा। जो भाजपा मैं दीपक जी आपसे लेकर नहीं पूछता हूं और मैं अभद्रता नहीं करता हूं। आप अगर ऐसे डिबेट मुख्यमंत्री गायब हो गए तो आप लोग कर क्या रहे इस देश में? मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं है, मुख्यमंत्री दीपक जी अपनी जान खतरे में डालते हैं। आपके पास आऊंगी मैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं 30 मिनट यही करते हुए खराब नहीं कर सकता, दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, सब बात पूरी करें। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इन लोगों को तब खराब क्यों नहीं लगता जब ये बड़े बड़े नेता देश का पैसा लूटकर उस पैसे को अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं, अपने घरों में भर लेते हैं, तब ये बातें क्यों नहीं निकल के आती? तब देश का लोकतंत्र बहुत गौरवान्वित महसूस करता है क्या? संविधान बहुत मजबूत हो जाता है क्या? देश की संस्थाएं बहुत गर्व से खड़ी होती हैं क्या? या हमारे कोर्ट्स आगे आकर के खड़े होते हैं? और आज इसको बहाना बना करके हर बार देश की एजेंसियां, देश की इंस्टीट्यूशंस, उन पर सवाल खड़े कर लेना और उनको कह देना कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ बिक गया है, सब कुछ ऐसा हो गया है। अरे आपके कुकर्मों को छुपाने के लिए देश की संस्थाओं को नीचा मत करिए। आपके सामने देश की संस्थाएं आकर के आपको 10-10 बार समन दे रही हैं और आप कानून से इतने बड़े हैं कि आप उनके सामने पेश नहीं होंगे। और अगर आप उसमें पाक साफ है और कोई भी किसी भी व्यक्ति को भागना क्यों चाहिए? आप जाइए, खड़े हुए सामने और कह दीजिए मैं पाक साफ हूं, एक समन आया, आइए मैं पार्टिसिपेट करता हूं। पर इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं करता। उसका कारण दूसरा है पूर्णिमा जी, क्योंकि सबको पता है हमने क्या क्या किया। ये सारे पुराने पापी हैं। ये कुछ तो इनमें से वो हैं जो अलग अलग केसों में जाके आए हैं जेल के अंदर से, कुछ ऐसे हैं जो देख रहे हैं जाने वाले। जी ये लोग तो कहते हैं ना, ये लोग तो ये भी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि आपकी पार्टी में जैसे ही कोई आता है सारे पाप धुल जाते हैं उनके। फिर ना उनको ईडी से डर होना चाहिए, फिर ना उनको सीबीआई से डर होना चाहिए। ये भी तो कहते हैं अगर ये पुराने पापी है तो आपकी पार्टी में आने के बाद सारे पाप धुल जाते। ये भी तो विपक्ष कहता है सर। आती हूँ सर, 2 सेकंड दीजिएगा। मैं जवाब दे दूं? आपने पूर्णिमा जी बात कही है, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही पूर्णिमा जी, और मैं इसका बहुत सटीक जवाब दूंगा। ऐसा कैसे होता है कि यही नेता जिनके बारे में आज ही ऐसी बात बोल रहे हैं, जब ये उनकी तरफ थे और उन पर कोई केस दर्ज कराया जाता है तो ये बोलते हैं लोकतंत्र मर चुका है, संविधान खतरे में है, ये अच्छे लोगों पर केस दर्ज करा रहे हैं, और वो भाजपा ही एनडीए के साथ आ गए। यही तो था वो भ्रष्टाचारी, आपने पकड़ा क्यों नहीं? ये देखिए, ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? अरे केस दर्ज हुआ, उन पर भी चल रहा है, आप पर भी चल रहा है। आप तो 20 साल के बाद जेल देख करके आए। आप समीर जी के पास मुझे जाना होगा, उसके बाद आपसे मैं काउंटर लूंगी, फिर मुझे ब्रेक ले जाना होगा, इसीलिए पहले सबसे प्रतिक्रिया बस लेने दीजिए। आप अपना काउंटर रेडी रखिएगा। समीर सर, सबसे क्या आपको लगता है झारखंड में अभी की तस्वीर देखकर 7 बजे बैठक बुला ली गई है, महागठबंधन के विधायक वहां पर जुड़ने वाले हैं, क्या आपको लगता है बड़ा सियासी उलटफेर, इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन और उसके बाद जांच का हिस्सा बनेंगे, ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई हेमंत सोरेन के ऊपर चल रही है, लगातार 10 समन के बाद वो लगातार भागते रहे, और कल का जो एपिसोड हुआ कि वह गायब हो गए थे, पूरे देश के अंदर देखा, और उनके घर से अंदर से जो शांति निकेतन दिल्ली में उनका निवास है, वहां से 36 लाख रुपए कैश निकला, एक BMW गाड़ी निकली और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी निकले जिससे ईडी की ओर जांच पुख्ता हो रही है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जानते हैं कि 20 जनवरी को जब ईडी ने उनसे जो सवाल पूछे थे, पटना में उनके मुख्यमंत्री रांची में उनके मुख्यमंत्री आवास में जो सवाल पूछे थे, उसका जवाब अब दे नहीं पाए थे, और ईडी ने कहा था कि आपकी जांच से हम संतुष्ट नहीं है और आपसे हम फिर पूछताछ करने आने वाले हैं। हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने विधायक दल की आज भी लगता है बैठक बुलाई है, और वह इस्तीफा देंगे
उनका किसी घर के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग लेकिन आप कल्पना सोरेन की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं तो उसको लेकर भी विरोधाभास है सर, पार्टी के अंदर भी उसको लेकर विरोधाभास है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम भी तो बन सकते हैं, हमारी भी तो एलिजिबिलिटी है, हम क्यों नहीं। देखिए पार्टी तो शिबू सोरेन की है, शिबू सोरेन के दूसरे बेटे जो वसंत सोरेन वो विधायक है, वो भी चाहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। इसके अलावा शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक है, वह चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, लेकिन वह सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह पार्टी आदिवासियों की है और हेमंत सोरेन की पत्नी गैर आदिवासी है, और इसीलिए उनको विधायक बनाने के लिए जो गांडे विधानसभा की सीट खाली करवाई गई थी। तो समझता ये भी है कि अगर आप हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो आदिवासियों में क्या संदेश जाएगा, आदिवासी विधायकों में क्या संदेश जाएगा। आपको लोकसभा चुनाव में जाना है, तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन किसी पे भरोसा नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पत्नी पे भरोसा करते हैं और इसी कारण पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इस बात की भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए अभी शिबू सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए पार्टी को टूट से बचने के लिए। अब ये क्या होता है, इसको पार्टी का आंतरिक मामला है और इसका ऐलान मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत जल्द आज ही के दिन वो ऐलान भी देखने को मिले कि क्या होता है। दिव्यांशु जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, यही सवाल आपके सामने सर रखना चाहूंगी कि अगर ईडी का समन 10 समन, उसके बाद आप एक तारीख देते हैं कि भाई हम पेश होंगे, लेकिन उसके बावजूद 10 समन के बाद पेश होने से पहले 40 घंटे तक नदारद हो जाना, आप पर आरोप है, बैठकर जांच का सामना करिए, सवालों के जवाब दीजिए, निर्दोष है तो दिक्कत क्या है। देखिए, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मुझे फिर बता दीजिए, क्योंकि मुझे ऑडियो कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी नमस्कार। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं 3 एक्सट्रीमिस्ट व्यू यहाँ पे रखे गए। एक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि देश में हाहाकार है, संवैधानिक संस्थाएं टूट रही हैं और देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। देश का बच्चा बच्चा जान रहा है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा बना लेती है, राजस्थान में बना लेती है और हमारे झारखंड के पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, वहां भी बना लेती है। तो ये एक किस्म का एक्सट्रीमिस्ट व्यू है। दूसरा एक व्यू मैंने सुना कि ये ईडी का समन नहीं, भाजपा का समन है। मुझे लगता है कम से कम एजेंसीज का इतना सम्मान पढ़े लिखे लोगों को करना चाहिए कि किसी भी पार्टी की एजेंसी, और ये थोड़ा सा इतना मतलब आपके पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपके एसोसिएशन हो सकते हैं या आपको उसको लेके कुछ आप सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होते हुए मुझे थोड़ा सा ही तटस्थता लगता है कि अनिवार्य है। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा है, देखिए 40 घंटे मुख्यमंत्री गायब रहे या जो राजनीतिक संकट चल रहा है, ये सब एक नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है। जो बीजेपी है वो कर रही है मुख्यमंत्री गायब रहे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली गया था और फिर मेरा जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से मैं वापस लौट आया। एजेंसी पूछताछ करने के लिए घर पे गई थी। 10 समन की जहां तक आप बात कर रही हैं, मैं आपको बताऊं कि 10 समन में से 2 समन पे मुख्यमंत्री जा चुके हैं। उन्होंने 2 समन को ऑनर किया है और 8 समन पे उन्होंने लेटर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, पहले तो पूछते रहे कि भाई आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं, किस केस में जानना चाहते हैं, एज ए विटनेस बुला रहे हैं, एज ए एक्यूज्ड बुला रहे हैं, वो क्लियर कीजिए। फिर जब एजेंसी ने वो सारी चीजें क्लियर की तो वो 8वें समन पे गए। लेकिन उसके लिए भी बाध्य नहीं है दिव्यांशु जी, एजेंसी नए प्रारूप के हिसाब से उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो ये बताएगी कि आप आरोपी है या फिर आपको एज अ विटनेस बुलाया जा रहा है। फिर भी ईडी की तरफ से क्लियर किया गया। देखिए, पीएमएलए एक्ट जो है उसमें ये बात आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर राज्य का कोई मुख्यमंत्री है जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी स्टेट का, तो आपको जो पीएमएलए एक्ट की जो धाराएं हैं वो अलग हैं, लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को ऑनर करते हुए आपको ये अगर पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे किस केस में बुला रहे हैं, एज ए विटनेस बुला रहे हैं, और ईडी ने उसका जवाब दिया। मैं आपको बताऊं कि ईडी ने, सीएम ने जब आखिरी जब जिस समन पे सीएम के घर पे ईडी आई और उनसे जो आखिरी बार 20 तारीख को जो पूछताछ हुई, उसमें ईडी ने बाकायदा जिक्र किया, उस केस का जिक्र किया जो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ केस था। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ईडी को रेड के दौरान, ईडी ने अपने जवाब में उसका जिक्र किया, बताया कि हमको वहां से रेड के दौरान ये दस्तावेज मिले हैं जिसमें आपका कॉनाइवेंस प्रूव हो रहा है या आपका कॉनाइवेंस मुझे दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी ने ऑनर नहीं किया है। तो अब जो ये एक जो दोनों के बीच में चल रहा है, देखिए ईडी का एक्शन जो है वो करप्शन के इश्यूज पर है और ठीक है, और अलग सियासी घटनाक्रम जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन उसका आधार वही ईडी की जांच है ना सर। सिद्धार्थ जी के पास मैं जाती हूँ। सिद्धार्थ जी, तो इससे पहले यही बात हो रही थी, एक तो हर बार देखिए आप, इससे पहले भी आप चुनाव देख लीजिए, बार बार ये कहा गया कि भाई आप लोग जो जांच एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको आप एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग चुनाव जीत जाएं और इससे विपक्ष डर जाए। ये आरोप पर आरोप, और चुनावों से ठीक पहले क्या विपक्ष के आरोपों को और बल नहीं देता इस तरीके की कार्रवाई को आधार बनाकर?
नहीं पूर्णिमा जी, मेरा मानना है कि चुनावों से उसको कभी रिलेट नहीं करना चाहिए। इनमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। बहुत से केसेस में लंबे समय से समन्स भेजे जा रहे थे। अभी जो हेमंत सोरेन जी की बात है, अगर हेमंत सोरेन जी 3rd समन 4th समन में इन्वेस्टिगेशंस में पार्टिसिपेट करते तो चुनाव नहीं आते। वो 10-10 समन तक अगर इंतजार कर रहे हैं और चुनाव की डेट से पहले तक का वो इंतजार करेंगे तो उसमें कोई और क्या कर सकता है। सेम ही सबके साथ है। चुनावों का और एजेंसीज की वर्किंग का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मानता हूं एक देश के नाते हमारी ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अगर किसी पे ऐसी लालछन भी लगती है, उनको तुरंत आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम एजेंसीज के सामने पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये तो आप मानते हैं ना, ये दीपक झा नहीं मानते, ये दीपक झा नहीं मानते, उनके साथी नहीं मानते, महागठबंधन नहीं मानता। आप मानते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों दीपक झा जी? दीपक झा जी कैसे मानेंगे? दीपक झा जी का शीर्ष परिवार ही बेल पर बाहर है, तो वो इनको कैसे चुप करा मानेंगे? दीजिए उनके लिए तो श्रीमान जी कठिनाई को। तो दूसरी फिर मैं है। बात जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ भाजपा प्रवक्ता बैठ के शब्दों की मर्यादा से परे बात कर रहे हैं। मैं इनको पापी नहीं बोलूंगा, मैं इनको राक्षसों की पार्टी नहीं बोलूंगा। हम लोग परिवार में होते हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। हम सब परिवार में पढ़े बढ़े लिखे होते हैं। परिवार से ही परिवार बढ़ता है और परिवार से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ये भाजपा प्रवक्ता को शायद नहीं मालूम है। एक दुर्गा सप्तशती में एक उल्लेख है जिसमें रक्त बीज होता है। रक्त बीज होता है कि उसका एक खून का कतरा गिरता है तो दूसरा रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाता है। तो भाजपा वो रक्त बीजों की पार्टी है। उन रक्त बीजों से एक महाबली रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। शायद यही आज भाजपा का चरित्र बन चुका है। दूसरी बात करते हैं नेशनल टेलीविजन सुनिए, पे, इतनी अच्छी बहुत अच्छी बात। आप सुनिए, बीच में नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था। सभ्यता का परिचय दीजिए। दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का उल्लेख है। रक्त बीज के बारे में पढ़ के आइएगा। बात यह है कि पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात, जो काला धन लाने की बात करते थे, 15 लाख तो यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे। 200 करोड़ एक एक गांव को दे देंगे, 4-5% सैलरी वालों को दे देंगे। तो ये मोदी जी का कथन था। इस देश के साथ 9 साल हो गया, देश की जनता पूछ रही है कि वो महापुरुष कहां। बहुत अच्छी बात है आपने लालू यादव को ईडी भेजा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करता हूं। आपने शिबू सोरेन को भेजा, बहुत अच्छी बात है। आपने केजरीवाल को भेजा, बहुत अच्छी बात है। आप कांग्रेस के नेताओं को भेजते हैं। पर हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भाजपा के कर्ता धर्ता, हे मालिक इस देश को चलाने वाले, जरा आप ये बताइए, भाजपा के नेताओं से ऐसी कौन सी बैर है? भाजपा के नेताओं से इतना क्यों डरती है ईडी? भाजपा के नेताओं से इतना क्यों खौफ खाती है?